हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि जिस धरा पर आज जिन प्रदेशों के नाम मैंने गिनाए हैं वहां से जो शिक्षा विदाए हैं, आप ऐसे स्थल पर उपस्थित हैं जहां भारतीय जीवन परंपरा को जीने वाले पूज्य महात्मा गांधी और उन्हीं परंपरा के अनेक संत और आचार्यगण जिन्होंने इस धरती के रजकणों को पवित्र किया है, ऐसे गुजरात विद्यापीठ के पावन स्थल पर आप सभी के पधारने पर इस संस्थान के कुलाधिपति के नाते मैं भी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे से पूर्व आज के विषय के संदर्भ में आपने अभी आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का, कुलपति महोदय का और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष महोदय का बहुत सारगर्भित वक्तव्य सुना है और उन सब के विचारों से इस बात की जानकारी हम सबको मिल ही गई है कि किस मिशन और उद्देश्य के लिए इस सम्मेलन को बुलाया गया है। भारत का ये सौभाग्य रहा कि आजादी के बाद पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में इतनी गंभीरता से केंद्र सरकार और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक चिंतन दिया। 2020 नई शिक्षा नीति का आह्वान किया और उसमें ये महसूस किया गया कि हम इस समय भारत की युवा पीढ़ी और बालकों को जो शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा नहीं मात्र जानकारियां हैं। जानकारी और शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर होता है और हमने बहुत लंबा समय एक ऐसे बालकों का बहुत बड़ा समय खराब किया जिन्होंने इस राष्ट्र के, समाज के और विश्व के कल्याण में बहुत बड़ा योगदान करना था, वो उससे वंचित रहे। लेकिन इस समय इस दिशा में बहुत गंभीरता से चिंतन हुआ और 2020 शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है वो है कि हम भारत की आने वाली पीढ़ियों को प्राचीन और अर्वाचीन, अपने अतीत और आधुनिकता का सामंजस्य करते हुए उसके भावी जीवन के निर्माण की ओर आगे बढ़ाएं। और उस दिशा में एक और बड़ा संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने ले लिया और वो है विकसित भारत। संभवतः उस काल तक हम में से कुछ ना रहे, लेकिन एक दूरगामी नेता की यही सोच होती है कि वो अपने लिए नहीं सोचते, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचते हैं, राष्ट्र के भविष्य के निर्माण के लिए सोचते हैं। और उसी सोच के साथ उन्होंने जो आज युवा पीढ़ी हमारे बीच में है, इनके लिए और इनकी आने वाली संतति के लिए उन्होंने विकसित भारत का एक बहुत बड़ा अभियान 2047 हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उनकी पूरी शक्ति इस दिशा में लग रही कि भारत का गौरव पुनः देदीप्यमान हो। हमारी भारत की जो संस्कृति की विरासत है वो हमारे तन मन में समाहित होनी चाहिए और एक ऐसा राष्ट्र जो बड़ा सुखी, आनंदित और विश्व में बहुत गरिमापूर्ण ढंग से जीवन जिए,
ये उनका मूल उद्देश्य इन दो मिशन के पीछे है। 2020 नई शिक्षा नीति और विकसित भारत, इस दिशा में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, जो प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के इस मिशन में अपना योगदान देकर आने वाली पीढ़ियों को कैसे जोड़ सकता है, यह मिशन इस कार्यक्रम का है। ऐसे सम्मेलन भारत के अन्य भागों में भी करेंगे और आप सब जितने महानुभाव अलग अलग प्रांतों से आए, वो शिक्षा से जुड़े हुए जिम्मेदार लोग हैं, वो इस सम्मेलन में जो मंथन होगा, चिंतन होगा, उसको अपने साथ ले जाकर अपने अपने प्रदेश में अपने अपने अधिकारियों के साथ, शिक्षाविदों के साथ पुनः मंथन करते हुए और अपने शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली पीढ़ियों को सुसंस्कृत करने का काम करेंगे, तो इस कार्यक्रम की सफलता होगी। भाइयों और बहनों, दुनिया बहुत बदल गई और जो जमाने के साथ नहीं बदलता तो जमाना उसकी परवाह भी नहीं करता। समझदार लोग वही होते हैं कि जो वर्तमान समाज की आवश्यकताओं को समझते हुए अपनी युवा पीढ़ी को तैयार करते हैं। ध्यान करें, दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक साधन है। रेल है, विमान है, सड़कें हैं, नदियां हैं, भवन हैं, कॉल और दुनिया भर के जो कार्यक्रम चलते हैं, कल कारखाने, ये जरूरी है जीवन में, क्योंकि ये साधन है। साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन साधन तक सीमित रहना भी कोई उपलब्धि नहीं होती। साधन इसलिए जुटाए जाती ताकि साध्य की प्राप्ति हो सके। ये दोनों चीज मिलकर के चलती है। भारत की जो संस्कृति थी वो आध्यात्मवादी थी, वो व्यवहारिक भी थी। उसने दुनिया के भोग के लिए मना नहीं किया। वेद और उपनिषदों में लिखा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां वृथा कस्यस्वि धनम्। हमारे यहाँ एक बालक को बचपन में पढ़ा जाता था, बेटे, इस जीवन तंत्र को चलाते हुए एक बात का ध्यान रखना कि ये जो दुनिया है ना, जो दिखाई देती है, ये सत्य तो है क्योंकि दिखाई दे रही, लेकिन परम सत्य नहीं। सत्य है क्योंकि आंख से दिखाई देती, इसे झूठ नहीं कह सकते। कुछ लोगों ने नारा दिया था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, भगवान ही सत्य, दुनिया बिल्कुल झूठी है। लेकिन इतनी अतिशोक्ति करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये नारा अतिवाद है। ये माइक है, क्या इसको नकार देंगे आप? ये है ही नहीं। ये पंखे चल रहे, कहेंगे ये है ही नहीं। जिस भवन में बैठे, कहेंगे दिखाई नहीं देता। जिस दुनिया में रहते, दिखाई देती। जिसको आंख भगवान ने दी, उसको भी दिखाई देती है। इसलिए दुनिया सत्य है, इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये असत्य भी है, क्योंकि ये टिकाऊ नहीं है, इसलिए असत्य है। और ये किसी के पास रहती भी नहीं है, हमारी है भी नहीं। जितने हम बैठे ना, मेरे सही, ये हमारी नहीं। क्यों? मेरी आपकी होती तो अपने साथ लेके आते, और हमारी होती तो जब जाएंगे तो साथ लेके जाते। ईमानदारी से बोलना मेरे पीछे, जब हम सब आए, ये दुनिया पहले थी या हम लेके आए थे? थी ना। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जब हमसे पहले थी विद्यमान, तो हमारी तो है नहीं क्योंकि पहले थी। और जब
4 कंधों की सवारी मिलेगी ना, राम नाम, तब भी ये यहीं रह जाएगी, साथ फिर भी नहीं जानी। तो क्या सिद्ध हुआ कि ये हमारी तो है नहीं, तो किसी अन्य की है। इसी अध्यात्मवाद को भारत के ऋषि और गुरुओं ने, आचार्यों ने बताया कि ये किसी की तो है, और वो किसकी है? ईशावास्यमिदं सर्वम्, कि ये ईश की है, परमात्मा की है, जो इसके कण कण के अंदर विद्यमान है, जो इसका निर्माण करता है, संचालन करता और संहार करता है। तो हम कौन है? हम उससे अलग एक आत्मा है, और ये दुनिया की सब चीजें हमारे लिए साधन रूप हैं। और परमात्मा ने कितनी छूट दी भाई, बनाई तो मैंने तुम्हारे लिए, इसलिए भोगो इसको। भुंजी था, कोई मना नहीं है, बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया खाओ पियो, बढ़िया गाड़ियों में चलो, बढ़िया मकान बनाओ, सुविधा से मजे से जीवन जियो, भोगो दुनिया को, कोई मनाही नहीं। लेकिन तेन त्यक्तेन भुंजी था, भोगते हुए त्याग पूर्वक भोगना, लिप्त मत हो जाना, इसे अपनी मत समझ लेना, नहीं ये दुख का कारण बनेगी। भोगो लेकिन दूसरे की समझ करके, किसकी? परमात्मा की। ये जो तत्वपूर्ण ज्ञान था, इससे व्यक्ति मोह में नहीं पड़ता था, राग में नहीं पड़ता था, भ्रष्टाचार में नहीं पड़ता था, रिश्वतखोरी में नहीं पड़ता था, पाप का धन नहीं कमाता था, पाप का कर्म नहीं करता था। ये था मूल सिद्धांत भारत की संस्कृति का। हमारे भोगने का तरीका क्या था? आप तो सब शिक्षक हैं। आप जब क्लासरूम में जाते हैं तो स्कूल आपको ब्लैक बोर्ड भी देता है, और उसमें अनेक यूज करने की अन्य भी सामग्री देता, कुर्सी मेज सब चीज देता है। वो आपके भोग के लिए जब तक आप स्कूल में। लेकिन आपकी जब स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी और आप यूं सोचो कि यूं सामान में अपने साथ ही लेकर के जाऊंगा, तो चलेगा काम? वो क्या कहेंगे? ये माइक मेरे को बोलने के लिए मिला है, और मैं बाद में कहूं कुलपति महोदय को इसको तो मैं साथ लेके जाऊंगा, तो क्या बोलोगे आप? ये गवर्नर साहब बुलाए थे, मेरे चोर जी बुलाए थे, यही होगा कि नहीं? तो हम सब चोर हैं यदि परमात्मा की इस वस्तु का त्याग पूर्वक भोग नहीं करते। यह चिंतन आध्यात्मवादी था, और ये चिंतन कौन देता था? ये देश का गुरु देता था, ये देश का अध्यापक देता था, ये देश का आचार्य देता था। और आचार्य को उपनिषदों में क्या बोला है? अग्नि। आचार्य तब अग्नि। ध्यान से सुनो मेरी बात। हम शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। जिस व्यक्ति ने अपना व्यवसाय शिक्षा को चुना है, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यदि वो इस जिम्मेदारी का पालन नहीं करता, तो ये समाज जो जिस अवस्था में बिगड़ रहा है, इसका जिम्मेदार और नहीं, उसका जिम्मेदार मैं और आप हैं। क्यों? क्योंकि किसी राष्ट्र का निर्माण इन चलने वाले पंखों से नहीं होता, भवनों से, नदियों से, बहुत रेल की पटरियों से, विमान से नहीं होता, कल कारखानों से नहीं होता। राष्ट्र का निर्माण होता है उस देश की आने वाली पीढ़ियों से, उसकी युवा शक्ति से। वो किस विचार की है, किस सोच की है, किस चिंतन की है, क्या वो राष्ट्र, समाज और देश के लिए क्या जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, और उसका निर्माण करने का काम गुरु का होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शिक्षक, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, भारत के अतीत काल में, स्वर्ण काल में सबसे बड़ा दर्जा गुरु का होता था। राजा की भी सवारी आती थी,
और सामने से कोई तपस्वी अध्यापक गुजरता था तो राजा हाथी से नीचे उतरकर उसका अभिवादन करता था। इतना गौरवशाली पद था। क्यों था? क्योंकि सब कुछ का निर्माण करने वाला यही है। यदि ये जिम्मेदार है तो मेरे राष्ट्र स्वतः ही जिम्मेदार बनेगा। और जो अध्यापक स्वतः बुझा हुआ दीपक है तो दूसरे को कैसे जलाएगा? असली बात ये, असली बात ये, भाई और बहनों, जो अध्यापक नशा करता है, धूम्रपान करता है, असत्य बोलता है, जिसका जीवन गंदगी का नमूना है, तो बालक क्या सीखेगा? सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद का प्रवर्तक है। वो लिखता है कि बालक भाषण से नहीं सीखता, बालक देख करके सीखता है। उसका गुरु क्या पहनता है, कैसे पहनता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, क्या बातचीत करता है, क्या व्यवहार करता है, क्या उसकी योग्यता है, क्या उसका चिंतन है। मेरे आदरणीय शिक्षक भाइयों, हम ये सोच लेते हैं कि बच्चा बहुत छोटा है, हम बहुत बड़ी आयु के, उसको कुछ नहीं पता है। ये सबसे बड़ी गलती है। बालक मेरे और आप से ज्यादा समझता है, क्योंकि मेरे और आपके पास अनेक काम हैं और उस छोटे बालक के पास केवल एक काम है, ग्रहण करना, पकड़ना और पाना। उस पे और कोई काम नहीं। और इसी का परिणाम है, आप एक 2.5 साल के बच्चे को लो और एक 40 साल के प्रोफेसर साहब को लो। ऐसे प्रोफेसर को जिसने गोल्ड मेडलिस्ट है, अनेक ग्रंथ लिखे, बहुत प्रतिभावान है, बहुत पारितोषिक जीते, ऐसे प्रोफेसर को लो और उसकी उम्र 40 साल की और एक बच्चे की 2.5 साल की उम्र है। उन दोनों को ऐसे देश में छोड़ दो जहां की भाषा दोनों ही ना जानते हो। अब बताओ, वहां की भाषा पहले कौन सीखेगा? बोलो जी, कमजोर विद्यार्थियों, बोलो ना, बच्चा। क्यों जी? आप तो कहते हो तो छोटा है, अबोध है, कुल 2.5 साल का है और ये प्रोफेसर साहब हैं, 40 साल के, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कितनी डिग्री पाई है, कितने लोगों को पढ़ाते हैं, कितने बुद्धिमान हैं। उनको पहले सीखनी चाहिए वहां की भाषा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बालक का मस्तिष्क कोरे कागज की तरह, और हमारे मस्तिष्क के कागज में बहुत सवाल निकल चुके हैं, उसमें विचार जगह ढूंढने के लिए स्थान ही नहीं मिलता। और इसके लिए बहुत अच्छा एक उदाहरण एक मनोवैज्ञानिक ने दिया कि आप धरती पर, समतल धरती पर 2 गड्ढे बनाओ, समतल धरती पर 2 गड्ढे बनाओ, एक गड्ढे को पानी से भर दो और दूसरे गड्ढे को खाली छोड़ दो और दोनों के बीच में पानी डालो। बताओ, भरे हुए गड्ढे में जाएगा या खाली गड्ढे में जाएगा? बोलो भाई लोगों, खाली में जाएगा। क्यों? भरे में क्यों नहीं जाएगा? वो तो पहले ही भरा हुआ है। तो हम जो है ना, बड़े समझदार मेरे जैसे, हमारा तो मस्तिष्क भरे हुए गड्ढे की तरह है। इसमें विचार आता है, जगह उसको मिलती नहीं। लेकिन बालक का मस्तिष्क के खाली गड्ढे की तरह, उसकी कैचिंग पावर हमसे कई गुना ज्यादा है। और हम ये सोच करके कि इसको कुछ नहीं पता, बहुत बड़ी गलती करते हैं। माता पिता भी गलती करते हैं और गुरुजन भी गलती करते हैं। और यही इस उम्र में हमारी सोच
उस बच्चे के भविष्य के निर्माण में बहुत बड़ी घातक सिद्ध होती है। बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत सतर्कता के साथ बच्चे के साथ रहने की आवश्यकता है। यदि इस प्रकार के लोग, आपका ये शिक्षक शिक्षा परिषद सारे काम छोड़कर केवल अध्यापक निर्माण का अभियान चला दे और क्या करना और क्या नहीं करना, क्या खाना और क्या पीना, क्या सोचना और क्या चिंतन, इस दिशा में हम काम कर दें तो राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया सहज स्वभाव से अपने आप शुरू हो जाएगी। क्योंकि राष्ट्र का निर्माण आने वाली पीढ़ियों की सोच से बनता है। यदि बालकों का निर्माण है तो परिवार का निर्माण है, उस बालक का निर्माण है तो समाज का निर्माण है, और समाज का निर्माण है तो राष्ट्र का निर्माण स्वतः होगा। और जब राष्ट्र अच्छा होता है, विश्व कल्याण का भी रास्ता देगा। ये सोच बड़ी गंभीरता का, ये छोटा काम नहीं था। इस देश में, प्राचीन भारत में हर कोई ये कटु बात मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं भी आपके परिवार का हिस्सा, आपके लिए नहीं बोलता। सारी जिंदगी मैंने बच्चे पढ़ाए। आज भी 5000 बेटे बेटियां मेरे गुरुकुलों में पढ़ते हैं। ये रामानुज जी जाके आए हमारे, कुलपति महोदय भी अभी जाके, हमारी मैडम बहन भी होके आई। मैं जो बोल रहा हूं उसको करने का प्रयास करता हूं, और उस पद्धति में जो बिल्कुल रेजिडेंशियल आवासीय है उसमें मैं रहा हूं। बाल मनोविज्ञान को मैंने बड़ी गंभीरता से पढ़ने का भी सोचा और किया। और एक अध्यापक यदि ईमानदारी से कर्तव्य का पालन करे तो एक पथ भ्रष्ट बच्चे को भी सही दिशा देकर निर्माण की दिशा में डाल सकता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मेरे जीवन के। जो बच्चे अंतिम समावर्तन समारोह पर बोल के गए, गुरुजी यदि मैं यहाँ नहीं आता और मुझे नहीं संभालते तो मैं यहाँ मरता और या किसी को मारता, या मैं उजड़ता या उजाड़ता। लेकिन आज मैं अपने विचारों की बहुत बड़ी धाती को लेकर समाज निर्माण की दिशा में बढ़ रहा हूं। एक नहीं, सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। और जो अध्यापक ईमानदारी से काम करे तो बहुत बड़ा परिवर्तन। क्यों? क्योंकि बालक जो होता है वो बच्चा है। बच्चे को बच्चा क्यों कहते हैं? वो सारी बीमारी बुराइयों से बचा हुआ है, सब चीजों से बचा है। और ऐसा बालक माँ बाप ने हमें सौंप दिया। अब वो बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं मेरी आपकी कमजोरी है। यदि मैं सतर्क हूं और माता पिता को साथ जोड़ करके रखता हूं तो हम बच्चे को सही दिशा देकर एक राष्ट्र का उत्तम नागरिक बना सकते हैं। तो यदि हम ईमानदारी से अपनी पीढ़ियों को संभालें, आज के युग में क्या, सदा से जो विद्या अर्थकरी नहीं होती वो किसी काम की नहीं। पढ़ लिख करके आदमी रोटी कपड़ा मकान भी नहीं अपने लिए जुटा सके तो किस काम की शिक्षा? ये तो होना ही चाहिए। इसलिए कौशल आज से नहीं था। प्राचीन भारत में गुरुकुलों में जब बच्चे पढ़ते थे ना, तो वहां गौएं होती थी। वो बालक कृषि करते थे, वो बालक प्रकृति से जुड़ करके रहते थे। वो तो जंगल में तपस्वी बनते थे। चाहे राम दशरथ के बेटे थे या कोई स्वयं कृष्ण जी थे, सबको जंगल में पढ़ना पड़ा। वहां गधेले नहीं मिलते थे, धरती में सोना पड़ता था, जंगल से लकड़ी चुगनी पड़ती थी, गौओं का चारा पानी करना पड़ता था, खेती भी करनी पड़ती थी, स्वयं का अन्न उगाकर गुरुजियों को भी खिलाते और आप भी खाते थे। ये परंपरा इस देश की आदिकाल से थी।
यहाँ केवल आए और डिग्री ली और सड़क पे छोड़ने की व्यवस्था नहीं होती थी। यहाँ उसको कौशल साथ में ही दे दिया जाता था और इसी का परिणाम था कि ये भारत जो देश था, यहाँ के जो गांव थे वो सारे कौशल से जुड़े हुए थे। यहाँ हर आदमी किसी न किसी तकनीक टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ था। चर्मकार यहाँ जूता बनाता था, लकड़ी वाला मिस्त्री लकड़ी का काम करता था, नाई यहाँ बाल काटता था, जुलाहा यहाँ कपड़े बुनता था, लोहार यहाँ लोहे का काम करता था। जीवन की जितनी जरूरतें थी ये सब चीजें यहाँ पर बाल्यावस्था पढ़ाई के साथ उसको एक व्यवसाय के रूप में मिलती थी और गांव उन चीजों को आपस में आदान प्रदान से अपनी जरूरत पूरी करता था और जो बचता था वो इस देश के व्यापारी लोग गांव से खरीदते थे और इस देश के समुद्री जहाज विश्व विख्यात थे। उनमें उस सामान को भरकर सारी दुनिया में निर्यात करते थे और हमारे व्यापारी इसके बदले में कागज के नोट नहीं लेते थे, वो सोना लेते थे, सोना। और सारी दुनिया का सोना इस देश में इकट्ठा हो गया, इसलिए देश का नाम क्या पड़ा? बोलो, सोने की चिड़िया। ये कल्पना नहीं थी, ये सत्यता थी। और उसी सोने को देखकर विदेशी आक्रांता लुटेरे इस देश में आए। भाई चोर उसी घर में तो घुसेगा जहां कुछ मिलने की संभावना है या झोपड़ी में आएगा, सीधी सी बात है। यहाँ एक दो नहीं आए, हूण आए, यहूदी आए, मंगोल आए, यवन आए, मुगल आए, अंग्रेज आए। ये सब किस लिए आए? जहां हम पहले भूखे मरते तो भूखा मरने के लिए आते क्या? वो यहाँ पे उनको पता था वहां असीम धन संपदा है, उसे लूटने के लिए वो आए। तो आज भारत पुनः उसी वैभव की ओर बढ़े, भारतीय संस्कृति, मूल्य और जीवन का जो आदर्श था, तत्व ज्ञान था, उसको पुनः प्राप्त करे। हम विरासत को भी बचाएं और विकास को भी साथ लेकर के चलें, ऐसा विकसित भारत प्रधानमंत्री जी का सपना है। और उसी मिशन के लिए आप यहाँ पर एक चिंतन कि हमारे युवा पीढ़ी किस प्रकार के बने कि जो इस विकसित भारत के निर्माण में योगदान कर सके, हमारा राष्ट्र हर क्षेत्र में उन्नत हो सके। और ऐसी विद्या, इस स्थल पर पूज्य बापू ने जो ध्येय वाक्य दिया है, सा विद्या या विमुक्त, विद्या वो है जो तीनों प्रकार के ताप, भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, तीनों तापों से मुक्त कर दे और व्यक्ति को परम सुख की प्राप्ति कराए, सर्वांगीण विकास करे। ऐसी विद्या पुनः इस देश में आए और हम विश्व गुरु के रूप में दुनिया को फिर वैसे ही संस्थान दें जैसे तक्षशिला था, नालंदा था, विक्रमशिला था। ऐसा राज्य फिर स्थापित हो। इन्हीं शब्दों के साथ इस सम्मेलन की सफलता की आप सब लोग आए हैं, इस गंभीरता के साथ चिंतन मंथन करेंगे और विकसित भारत की दिशा में आने वाली पीढ़ी और शिक्षक और शिक्षा का योगदान बने। आप सबके प्रति शुभकामनाएं। धन्यवाद।